गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों की विशेषताएं के बारे में। आज हम पढ़ते हैं, चूंकि क्लास नहीं है तो आज हम पढ़ते हैं राज्य नीति के निर्देशक तत्व। अब ध्यान रखिए, निर्देशक तत्व एक प्रकार से मौलिक अधिकार जहां उदारवाद की स्थापना करते हैं, व्यक्तिवाद की स्थापना करते हैं, वहीं राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो है एक प्रकार से हमारे संविधान में समाजवाद की संकल्पना को पूरा करते हैं। यद्यपि यह ध्यान रखना कि हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं है। किसी भी राज्य को ये लागू करना बाध्यकारी नहीं है, या आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये सरकार लागू क्यों नहीं कर रही जबकि ये मेरे संविधान में बनी है। एक प्रकार से राज्य नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में टकराव होने पर मौलिक अधिकारों को वरीयता मिलेगी, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को वरीयता नहीं मिलेगी। और मूल रूप से इन निर्देशक तत्वों का बुनियादी उद्देश्य है गांधीवादी, फैबियनवादी, उदारवादी समाजवाद की स्थापना करना। एक प्रकार से हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की देश में स्थापना करना। अब ध्यान रखिए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये कब कब हमारे संविधान में थे, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन मूल रूप से याद रखना, राज्य नीति के निर्देशक तत्व हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आयरलैंड ने जो है स्पेन के संविधान से लिए हैं। तो हमारे संविधान का ये जो भाग है ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और मूल रूप से 1935 में कुछ अनुदेशक पत्र भी शामिल थे हमारे संविधान में, जिसमें गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वो लोक कल्याण के लिए कुछ काम जो है वो कर सकता है। तो हमारा जो भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का जो उपबंध है वो दो चीजों से प्रभावित है। एक तो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है और दूसरा 1935 के अनुदेशक पत्रों के समान है। ये हमारा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उपबंध संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है और आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक इसका उल्लेख है। एक प्रकार से बड़ी संख्या में है। जिस प्रकार मौलिक अधिकारों का प्रविषय बहुत बड़ा है, उसी प्रकार राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का भी प्रविषय बहुत बड़ा है। यद्यपि ये शासन में बाध्यकारी नहीं है। कोई राज्य इनको तभी लागू करेगा जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे, संसाधन होंगे, पैसा होगा। अगर राज्य के पास रिसोर्सेज नहीं है तो राज्य इनको लागू करने से इनकार कर सकता है। मूल रूप से ये जो चैप्टर है संविधान का, ये एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य या लोकतांत्रिक समाजवाद या उदारवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की या फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है। मूल रूप से इन नीति निर्देशक तत्वों पर 3 वस्तुओं का प्रभाव या 3 लोगों का प्रभाव है। पहला इस पर प्रभाव है गांधीवाद। गांधी के जो कुछ विचार थे वो बड़े लोकतांत्रिक थे, लोक कल्याणकारी थे। जैसे गांधी कहा करते थे ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए, गांधी कहा करते थे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, गांधी कहा करते थे मद निषेध जो है वो देश में लागू की जाए, गांधी कहा करते थे बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, ऐसी बहुत सारी बातें गांधी कहा करते थे। और खास करके गांधी की जो विजन डॉक्यूमेंट भी है जिसको हम हिंद स्वराज कहते हैं, उसके अंदर गांधी का पूरा एक खाका है कि किस प्रकार के राम राज्य की संकल्पना गांधी ने की है। तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कुछ बिंदुओं पर या कुछ आर्टिकल्स पर जो है प्रभाव है गांधीवाद का, और कुछ बातें जो है वो इसके अंदर है उदारवाद की। जैसे राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की संकल्पना लागू करें, राज्य जो है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करें, राज्य जो है वन्य जीवों का वन संपदा का संरक्षण करें, राज्य जो है वो लोक कल्याण संबंधी काम करें, राज्य जो है वो समान सिविल संहिता लागू करें। तो कुछ बातें जो है उस पर प्रभाव जो है वो गांधीवाद का है, और कुछ बातें जो है वो समाजवादी मूल्यों की है। जैसे कुटीर उद्योगों के प्रबंध में कम कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो दी जाए, कमजोर तबके वर्गों के कल्याण हेतु राज्य जो है वो काम करे। तो एक प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांतों पर 3 बातों का प्रभाव है। पहला है गांधीवाद का, दूसरा है उदारवाद का, और तीसरा है समाजवाद का। अगर हम इसका वर्गीकरण करें और सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला वर्गीकरण होगा लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले उपबंध कौन कौन से इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाए, यानी राज्य ऐसा प्रबंध करें, ऐसी व्यवस्था स्थापित करें ताकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो और सामाजिक व्यवस्था जो है वो कायम रहे। इसके लिए जो भी राज्य को करना है वो करना चाहिए। दूसरा आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशा आप ये मानिए कि आप असहाय हैं, आप वृद्ध हैं, आप विकलांग हैं,
आप जो है विधवा है या जो भी है, दशाएं आपकी ऐसी है कि आप अपना जीवन जीना संभव नहीं है, तो राज्य ऐसी दशाओं में जो है वो सहायता प्रदान करेगा आपको। काम की मानवोचित दशाएं व प्रसूति सहायता, आर्टिकल 42 ये कहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि मनुष्य जो है वो सही जगह पर काम कर सके। कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं, आपको अवकाश नहीं मिल रहा है, समय से अधिक जो है वो आपका नियोजन कर दिया, 12 घंटे कर दिया, 16 घंटे कर लिया, बेगारी करवाई जा रही है, आपकी बंधुआ मजदूरी आपसे करवाई जा रही है, तो वो आप नहीं करवाएं। राज्य इसको विजिलेंस भी करे और ध्यान भी रखें, और ये पूरा ध्यान रखें कि जहां व्यक्ति काम करता है वहां मानवोचित दशाएं हो, पीने का पानी हो, रहने बहने की सुविधाएं हो, वर्किंग आवर्स जो है उसके तय हो, बीमे की उसकी व्यवस्था हो। अगला है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। जो लेबर फैक्ट्री में काम करती हैं उसको एक निश्चित मात्रा में मजदूरी जो है दी जाए ताकि वो अपना जीवन जी सके। ऐसा नहीं कि उसका आर्थिक शोषण जो है वो किया जाए। तो राज्य इस प्रकार का प्रबंध करें कि कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी जो है वो सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, जो उद्योग चलाए जा रहे हैं उसके मैनेजमेंट के अंदर, उसके प्रबंध में, संचालन में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसको भी भागीदार बनाया जाए, उनके गिल्ड के माध्यम से, उनकी यूनियन के माध्यम से, यहाँ तक कि कंपनी उनके नाम से शेयर भी जारी करे। तो इस प्रकार से ये कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 38, 41, 42, 43 और 43, ये एक प्रकार से समाजवादी संकल्पना को जो है नीति निर्देशक तत्वों में पूरा करते हैं। थैंक यू।